Everyone. So in this video, we will learn about protein synthesis inhibitors. Uh, Basically, they are class of antibiotics जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इसमें याद करना है आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन कौन से एंटीबायोटिक होते हैं। जो क्लोरामफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। उनको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। फोर क्लोरीन मतलब क्लोरामफेनिकॉल हो गया क्लोरीन से, और फोर मतलब टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। नाउ मॉडरेट स्पेक्ट्रम में आते हैं मैक्रोलिड्स और कीटोलाइट्स, और नैरो स्पेक्ट्रम में आता है लिंकोसामाइड। सबसे पहले हम लोग एंटीबायोटिक्स के इंट्रोडक्शन देखेंगे, मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, उनके फार्माकोकाइनेटिक्स जो कि बहुत कम पूछा जाता है, एडवर्स इफेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनके यूजेस। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ लिया है कि जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, और जो किनोलोन्स और फ्लोरोकिनोलोन्स हैं वो डीएनए गाइरेज को इनहिबिट करते हैं। ठीक है। अब जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसको इनहिबिट करने वाले एंटीबायोटिक्स बीटा लैक्टम होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स को। तो आपको पता होगा सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ होता है। डीएनए से क्या होता है, अब आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से बनता है प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बनना होगा तो कौन से प्रोसेस से बनेगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उसमें आपको कुछ साइट्स याद करनी है। ए साइट जो होता है वो एक्सेप्टर साइट होता है, ई साइट जो होता है वो एग्जिट साइट होता है, और पी साइट जो होता है वो पेप्टाइड साइट होता है। ठीक है। तो और स्टार्टिंग कोडॉन क्या होते हैं, AUG जो कि मेथियोनिन होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कोड फॉर स्टार्टिंग कोडॉन, तो आप AUG मार्क करेंगे। और कुछ टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं जिनके हम लोग स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये सब नॉनसेंस कोडॉन भी इन्हें बोला जाता है। अब जो बैक्टीरिया में राइबोसोम पाया जाता है वो 70 ईयर्स का होता है, जिसमें 50 ईयर्स और 30 ईयर्स यूनिट होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में। अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो देखिए, अमाइनो ग्लाइकोसाइड आ रहा है, साइड मतलब साइडल नेचर के होते हैं। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड बेसिकली बैक्टीरियासाइडल इन नेचर। दे किल्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। दे आर बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है सबसे पहले सैमुअल वॉक्समैन ने इसको डिस्कवर किया था 1944 में। बस आप याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है सैमुअल वॉक्समैन ने इनको डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, नाम से पता चल रहा है कि इसमें अमाइनो ग्रुप है। तो इसमें पॉलीबेसिक ग्रुप होता है और शुगर अमीनो ग्रुप होता है, और शुगर मोइटी होती है जो कि पेंटोज शुगर होती है यूजुअली, और ग्लूकोसामिन होता है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड डज नॉट किल एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये एनएरोबिक बैक्टीरिया पे काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करते हैं। ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है वेरी नैरो सेफ्टी मार्जिन, बहुत ही ज़्यादा कम थेरापेटिक इंडेक्स होता है इनका, यानी रिलेटिवली ये अनसेफ ड्रग होती हैं। इसीलिए इनमें हम लोग थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं, यानी TDM जो है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है अगर हम लोग किसी को अमाइनो ग्लाइकोसाइड से ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो। अब इनके कुछ टॉक्सिसिटी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओरोटॉक्सिसिटी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ONN ऑन। ठीक है। तो ओरोटॉक्सिसिटी जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, अल्टरी और वेस्टिबुलर। अल्टरी में अमाइनो ग्लाइकोसाइड सबसे ज़्यादा कॉज करता है ओरोटॉक्सिसिटी, और एमिकेसिन, और जो नेट्लिमाइसिन है वो सबसे कम ओरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। और वेस्टिबुलर में आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गया जो कि बहुत ज़्यादा ओटोटॉक्सिसिटी करवाता है, वेस्टिबुलर ऑटोटॉक्सिसिटी। नाउ नेफ्रोटॉक्सिसिटी में सबसे ज़्यादा नियोमाइसिन
होता है, उसके बाद जेंटामिसिन। सबसे कम जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन का होता है। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो होता है वो भी नियोमाइसिन सबसे ज़्यादा करता है। और उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, सबसे लीस्ट जो होता है वो टोबरामाइसिन कॉज करता है। तो आप इतना याद कर लीजिए, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, नियोमाइसिन का सबसे ज़्यादा है। और किसका कम है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का कम है, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो होता है वो टोबरामाइसिन का सबसे कम है। अब इनका मोड ऑफ एक्शन, इनका मोड ऑफ एक्शन में आपको तीन चीजें याद रखनी है। दीज बाइंड टू 30S एंड 50S राइबोसोम, ये 30S और 50S राइबोसोम पे बाइंड करते हैं। और दीज फ्रीज इनिशिएशन, जो इनिशिएशन स्टेप होता है उसको फ्रीज कर देते हैं। ये दीज इंटरफियर विद पॉलीसोम फॉर्मेशन एंड कॉजिंग मिसरीडिंग ऑफ द mRNA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मिसरीडिंग ऑफ द mRNA। दे फ्रीज इनिशिएशन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पॉलीसॉम फॉर्मेशन को जो है मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसका साइड इफेक्ट जो होता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड का, वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है, ओटोटॉक्सिसिटी होता है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एक्शन होता है। ठीक है, तो ये मैंने पहले बता दिया कि ऑडिटरी में होता है एमिकेसिन का सबसे ज़्यादा, और वेस्टिबुलर में स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे ज़्यादा कॉज करता है। और ओटोटॉक्सिसिटी जो होता है सबसे मिनिमम जो है नेट्लिमाइसिन में होता है। नियोमाइसिन जो है सबसे ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक आता है, और नियोमाइसिन जो है सबसे ज़्यादा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एक्शन इनके इसके अंदर होता है। टोबरामाइसिन जो है सबसे कम होता है उनके अंदर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, एंड जो अमाइनोग्लाइकोसाइड होते हैं वो दो क्लास में डिवाइडेड होते हैं, एक तो टॉपिकल और सिस्टेमिक। टॉपिकल मतलब दीज आर अप्लाइड टॉपिकली ओनली। नियोमाइसिन जो आपने कई सारे ऑइंटमेंट वगैरह इनका देखा होगा, और फ्रामाइसिटिन। ठीक है, तो टॉप पर नियोफ्रा, ठीक है, ये एक ट्रिक है, टॉप पर नियोफ्राम। और सिस्टेमिक में आपके आएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, लेटलीमाइसिन, सीसोमाइसिन, पेरोमाइसिन एंड अमिकेस। ठीक है, सिस्टेमिक मतलब ये या तो ओरली दे सकते हैं इनको हम लोग, या तो इंजेक्टेबल के फॉर्म में दे सकते हैं। ये बेसिकली क्या हो जाएंगे आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, तब वो ड्रग एक्शन शो करेंगे। अमाइलोग्लिसराइड जो है वो 30S राइबोसोम से बाइंड करते हैं और उसकी मिसरीडिंग कराते हैं mRNA की, जिससे कि ट्रांसलेशन नहीं होगा और प्रोटीन सिंथेसिस जो है इनहिबिट हो जाता है। यही इसका मोड ऑफ एक्शन है। जो भी स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो प्लेग में यूज होते हैं और टीबी में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टाइम डिपेंडेंट क्लीनिंग होता है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड में देखने मिलता है, और जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट क्लीनिंग है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में होता है। ये था आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड के बारे में कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स के बारे में। नो, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में क्या होता है? मैक्रो में होता है बिग, तो इनके पास बिग लैक्टोन रिंग पाया जाता है और शुगर मोइटी पाई जाती है। इनका क्लासिफिकेशन क्या है? एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन और टेरिथ्रोमाइसिन। ये जो है कुछ 5-6 एंटीबायोटिक्स जो कि इनके अंदर आते हैं। कुछ ऐसे अदर मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि मैक्रोलाइड्स तो होते हैं लेकिन वो एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं, जैसे टैक्रोलाइमस हो गया। ये भी एक मैक्रोलाइड्स है लेकिन ये इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटीज के अंदर होती है। और स्पीरामाइसिन हो गया जो कि एक एंटी पैरासिटिक होता है। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जब प्रेगनेंसी में टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है उसके ट्रीटमेंट में स्पीरामाइसिन यूज होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्रोलाइड्स जो होते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के होते हैं। देखिए, अमाइनोग्लाइकोसाइड जो थे वो साइडल नेचर के थे, और मैक्रोलाइड जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के होंगे। बट हाई डोज में क्या होता है, ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियासाइडल भी हो सकते हैं। अब इनका मोड ऑफ एक्शन देखिए, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, लेकिन ये 50S राइबोसोम पे बाइंड करते हैं और दे इनहिबिट ट्रांसलोकेशन ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए टू पी चेन। ए टू पी साइड पे इनका ट्रांसलोकेशन को रोक देते हैं। तो आप ए टू पी जो है वो याद रखिए फॉर मैक्रोलाइड्स। जो भी मैक्रोलाइड्स होते हैं वो बेसिकली माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं।
एरिथ्रोमाइसिन जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैक्रोसाइमल एंजाइम इनहिबिटर होता है। अब कैसे एक्सक्रीट होते हैं ये ड्रग्स? जो एरिथ्रोमाइसिन है वो बिलियरी रूट से एक्सक्रीट होता है, और जो एजिथ्रोमाइसिन है वो रीनल रूट से एक्सक्रीट होता है। और जो एजिथ्रोमाइसिन है वो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ इसका होता है, इसीलिए उसको हम लोग जनरली ओडी देते हैं, वंस अ डे देते हैं। क्लेथ्रोमाइसिन जो होता है वो बिलियरी रूट से भी एक्सक्रीट होता है और कुछ रीनल रूट से भी एक्सक्रीट होता है। अब हम लोग इसके एडवर्स इफेक्ट को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्स इफेक्ट जो होता है मैक्रोलाइड का होता है डायरिया। डायरिया क्यों होता है? ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ मोटिलिटी रिसेप्टर, इंक्रीज इन मोटिलिटी एट जेजुनम बाय अटैच विद मोटिलिटी रिसेप्टर। ये जो है मोटिलिटी रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, इनका मोटिलिटी जो है बढ़ जाता है। दे कॉज इंक्रीज इन मोटिलिटी, इसलिए इसका जो साइड इफेक्ट है वो डायरिया होता है। डायरिया नॉट ड्यू टू द सुपर इन्फेक्शन, ये सुपर इन्फेक्शन के कारण डायरिया नहीं होता है। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द मोटिलिटी ऑफ द जेजुनम। ठीक है। नाउ इनमें जो होते हैं ओटोटॉक्सिसिटी भी होती है, रिवर्सिबल हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है जो कि रिवर्सिबल होता है। नाउ ये एक ट्रिक है, जैसे मोटिलिटी रिसेप्टर को ये अगोनिस्ट होते हैं, मतलब उसको एक्टिवेट करते हैं। एक दिस कॉज एलर्जी एंड कोलेस्टेसिस, दिस आल्सो कॉज रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी। अब आते हैं हम लोग क्लेरिथ्रोमाइसिन के बारे में देखते हैं। स्पेशली जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है वो पेप्टिक अल्सर में होता है, जैसे मैंने पहले बताया। जो पेप्टिक अल्सर होता है वो हेलिकोबैक्टर पायरोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं। और माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें भी हम लोग क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं, और लेप्रोसी में देते हैं। ठीक है। नाउ एजिथ्रोमाइसिन जो होता है ये एक ऐसा मैक्रोलाइड है जो कि एंजाइम इनहिबिटर नहीं है। बाकी सब जो है एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंजाइम इनहिबिटर्स कौन सा होता है? एरिथ्रोमाइसिन। ये भी माइक्रो एमएसी के लिए यूज होता है। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स एटिपिकल न्यूमोनिया में यूज होता है। और वूपिंग कफ, अब वूपिंग कफ कैसे होता है? बॉर्डरला पर्टुसिस से होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। कॉजेटिवेशन ऑफ वूपिंग कफ, लेजियोनेला इन्फेक्शन जो है उसके भी ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं एजिथ्रोमाइसिन को। नाउ इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंक्रोइड आल्सो एजिथ्रोमाइसिन इज यूज। जो कैंक्रोइड होता है वो हीमोफिलस डकरी जो होता है उस कारण होता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। नाउ डिप्थेरिया जो होता है उसके ट्रीटमेंट में भी एजिथ्रोमाइसिन कैन भी यूज हो सकता है। इसका कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब जो कैंक्रोइड होता है, लेजियोनेला इन्फेक्शन हो गया, एटिपिकल न्यूमोनिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, इनमें हम लोग एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन के बारे में। टेट्रासाइक्लिन जो है इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। डी आर बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने पहले बताया सी टी जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन। फर्स्ट ड्रग जो होता है वो था क्लोरटेट्रासाइक्लिन, जो कि गोल्डन कलर का होता है। गोल्ड को हम लोग एयू से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग ऑरियोमाइसिन भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरटेट्रासाइक्लिन इज आल्सो नोन एज एरियोमाइसिन। ये नाइपर का क्वेश्चन है, कई बार आया है, 2-3 बार आया। दीज आर टेट्रासाइक्लिन्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। अब कुछ अदर टेट्रासाइक्लिन जैसे कि डेमेक्लोसाइक्लिन, ठीक है, इनमें साइक्लिन नाम में आएगा, साइक्लिन साइक्लिन साइक्लिन। डेमेक्लोसाइक्लिन हो गया, मियोसाइक्लिन हो गया, डॉक्साइक्लिन हो गया, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया। अब इनके मोड ऑफ एक्शन को देखते हैं। दे बाइंड विद 30s राइबोसोमल सब यूनिट। ये 30s राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड करते हैं, और दे इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू ए साइट। ये ए साइट पे बाइंड नहीं होने देते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए को। अब जो टेट्रासाइक्लिन है और इम्यूनोग्लोबुलिन है वो 30s राइबोसोम पे बाइंड होते हैं बाई एट
30, मतलब 80 जो है अमीनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन जो है 30s राइबोसोम में बाइंड होते हैं। बाकी जो होते हैं वो 50s राइबोसोम पे बाइंड होते हैं। क्लोरामफेनिकॉल हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गए। अब इनका एब्जॉर्प्शन डिले इन द प्रेजेंस ऑफ फूड। जो भी टेट्रासाइक्लिन है उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो, अगर हमारे स्टमक में जीआईटी में फूड है तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है। जैसे कि एंटासिड हो गए, योगर्ट हो गया, जो कि जिसमें योगर्ट में मैग्नीशियम आयन होते हैं और कैल्शियम आयन होते हैं, और मिल्क हो गया, और डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट मेटल कैटायन हो गया। ये जो है चीड़ बना देते हैं टेट्रासाइक्लिन के साथ और उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देते हैं। इसीलिए देखिए बोला जाता है कि टेट्रासाइक्लिन जो है उसको दूध के साथ नहीं लिया जाता है, मिल्क। ठीक है। नो डिस्ट्रीब्यूशन। टेट्रासाइक्लिन क्रॉस प्लेसेंटा, ये जो है टेट्रासाइक्लिन प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं और फीटस को डैमेज करते हैं, इसलिए टेराटोजेनिक नेचर के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इनको हम लोग प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं। नेवर गिवन इन पेशेंट ऑफ प्रेगनेंसी। एक्सक्रीशन, ऑल आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, सभी जो है यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन। इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन को हम लोग रीनल फेल्योर में दे सकते हैं। ठीक है। तो जो भी रीनल फेल्योर पेशेंट में यूज होते हैं वो डॉक्सीसाइक्लिन होता है, जो कि ये यूरिन में जो है एक्सक्रीट नहीं होता है। अब इम्पोर्टेंट इनके यूजेस देख लेते हैं। ये एक ट्रिक है जो मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये याद हो सकता है। देखिए, ये ग्रेनुलेमा इंग्यूनेल में यूज होता है, जो कि एक विनरल डिजीज होता है। और एटिपिकल न्यूमोनिया में यूज होता है, ब्रुसेलोसिस में भी यूज होता है ये टेट्रासाइक्लिन, प्लेग में जिसका कॉजेटिव एजेंट अर्सेनिया पेस्टिस होता है, और कोलेरा में भी होता है, जो कि जिसका कॉजेटिव एजेंट होता है विब्रियो कोलेरा होता है। लाइम डिजीज, जो कि एक पैरासाइटिक डिजीज होता है जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो डॉक्सीसाइक्लिन होता है। लाइम डिजीज इज ऑल्सो अ एसटीडी। नाउ फीवर, रिलैप्सिंग फीवर में जो होता है जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है डॉक्सीसाइक्लिन होता है। रिकेट्सिया फीवर में भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है डॉक्सीसाइक्लिन होता है। और क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है डॉक्सीसाइक्लिन होता है। तो आप देख सकते हैं इन सभी डिजीजेज में डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। कुछ अल्टरनेट यूजेस भी होते हैं टेट्रासाइक्लिन के, जैसे कि SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सीक्रेशन में डिमोक्लोसाइक्लिन जो है यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मलेरिया में भी यूज होते हैं टेट्रासाइक्लिन। एमीबिएसिस में डॉक्सीसाइक्लिन यूज होता है। पेप्टिक अल्सर में टेट्रासाइक्लिन यूज होते हैं, और मेनिंजोकोकस इन्फेक्शन में और लेप्रोसी में। अब इनके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन, तो ये किडनी फेल्योर कॉज करते हैं। एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट होता है उनके अंदर। ये इंपॉर्टेंट है फोटोटॉक्सिसिटी, ये क्वेश्चन आया था जीपेट 2024 में। और इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। और बोन और डेंटिशन डिफेक्ट कॉज करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्सपायर्ड अगर ड्रग है टेट्रासाइक्लिन और फेंकोने सिंड्रोम वो कॉज करेगा, फिर वेरी इंपॉर्टेंट। और वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन तो होता ही है इनके अंदर। और टेट्रासाइक्लिन सुपर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इसलिए डायरिया होती है। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करते हैं। फीटल टूथ इनेमा डिस्प्लेसिया और फीटल इरेगुलर बोन ग्रोथ जो है ये कॉज करते हैं। ये फेंगोनी सिंड्रोम याद करिएगा, जो भी टेट्रासाइक्लिन है उनके अंदर फेंगोनी सिंड्रोम कॉज करते हैं जब कोई भी एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पीटी सेल होता है नेफ्रॉन का, उसको वो डैमेज कर देते हैं। नो फोटोसेंसिटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्सीसाइक्लिन हो गया और डिमोक्साइक्लिन हो गया, उनके अंदर मैक्सिमम फोटो सेंसिटिविटी होती है। जैसे इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, दे दो फोटो, मतलब D for डिमोक्लोसाइक्लिन
डोफाडॉक्साइक्लिन, और मतलब ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, एक्सट्रीम फोटो सेंसिटिव होते हैं। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी में आपका आ गया मिनोसाइक्लिन। ड्रग ऑफ चॉइस इन प्लेग जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर। अब हम लोग क्लोरामफेनिकोल से अगली वीडियो में देखेंगे।